नमस्कार। मैं सुमन द्विवेदी पिछले कई दिनों से क्रमबद्ध ढंग से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास पर चर्चा कर रही हूँ। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो अगर क्रमबद्ध ढंग से मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हिंदी साहित्य के प्रति एक तरफ जहां रुचि पैदा होगी वहीं आपका ज्ञान भी विस्तृत होगा। मैं कई दिनों से लगातार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास पर क्रमबद्ध ढंग से चर्चा कर रही हूँ, विस्तृत व्याख्या कर रही हूँ। हर पैरा पे हम चर्चा कर रहे हैं और उसकी ज़रूरत के अनुसार व्याख्या भी कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम जैनाचार्य मेरुतुंग के बारे में चर्चा करेंगे। जैनाचार्य मेरुतुंग के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेमचंद और उसके बाद सोमप्रभ सूरी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आगे जैनाचार्य मेरुतुंग शुक्ल जी कहते हैं इन्होंने संमत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया। अब शुक्ल जी इनके बारे में बता रहे हैं जैनाचार्य मेरुतुंग के बारे में कि 1361 यानी संमत 1361 में प्रबंध चिंतामणि लिखे हैं। क्या लिखे हैं? प्रबंध चिंतामणि। अब वो हुबहू ऐसे ही लिखे हैं। वो संस्कृत का ग्रंथ है जो लगभग भोज प्रबंध के ढंग का है। हेमचंद्र जी के बारे में बताया गया था पिछले वीडियो में कि हेमचंद जी ने व्याकरण ग्रंथ लिखा, जो कि हेमचंद जी ने व्याकरण ग्रंथ लिखा और जो कि सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था, जिसका नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। उसी प्रकार सोमप्रभ सूरी ने भी गद्य पदमय संस्कृत प्राकृत का काव्य लिखा, जिसका नाम कुमारपाल प्रतिबोध था। और आगे अब हम देखते हैं जैनाचार्य मेरुतुंग जी के बारे में। तो इन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ लिखा, जो कि भोज प्रबंध के ढंग का बनाया गया था, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। जो ये प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार्य मेरुतुंग जी ने बनाया है, इसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो ये आख्यान है उसमें बीच बीच में जो पद हैं उसमें अभ्रंश का प्रयोग किया गया है, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। शुक्ल जी बताते हैं कि जैनाचार्य मेरुतुंग जी के जो प्रबंध चिंतामणि है इसमें बहुत से राजाओं के आख्यान हैं, जिसमें कहीं कहीं अभ्रंश के पद रखे गए हैं और वे पद बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जो राजा भोज के चाचा मुंज के द्वारा कहे गए थे। मुंज के दोहे अभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज के जो दोहे हैं वो अभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, आगे बताया जा रहा है कि मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहां के राजा तैलक ने उसे बंदी कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, यानी युद्ध के लिए जब गए थे तब वहां के राजा तैलक
ने उसे बंदी बना लिया था। किसे बंदी बना लिया था? मुंज को। और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलक की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। अब इस पे कहा जा रहा है कि मुंज के ने जब तैलक में चढ़ाई की तो वहाँ के राजा तैलक थे और वो मुंज को बंदी बना लिए और रस्सियों से बांध कर उसे अपने यहाँ ले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद तैलक की बहन, जिनका नाम मृणालवती था, उससे मुंज को प्रेम हो गया। और उसके प्रसंग दोहे में है, उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या है। झाल टूटी किम न मुँह, झाल टूटी किम न मुँह, किम न हुएउ छर पुंज, हिंदई डोरी बधियउ, जिम मंकड़ तिम मुंज। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि झाल टूटी किम न मुँह, यानी टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मारा, किम न हुए छरपुंज, और छारपुंज क्यों न हो गया, यानी टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मारा और छारपुंज क्यों न हो गया। फिर आगे कहा जा रहा है हिंदई डोरी बधियउ, हिंदई डोरी बधियउ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे डोरी से बधा हुआ, जैसे डोरी से बधा हुआ, जिम मंकड़ तिम मुंज, बधा हुआ डोरी से बधा बंदर वैसे घूमता है, वैसे ही ये मुंज घूम रहे हैं। जैसे डोरी से बधा बंदर घूमता है वैसे ही मुंज घूम रहे हैं। फिर से इसको देख लीजिए। झाल टूटी किम न मुँह, किम न हुए छर पुंज, अहिंदई डोरी बधियउ, जिम मंकड़ तिम मुंज। टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मारा, छारपुंज क्यों न हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। आगे देखिए उदाहरण दिया गया है। मुंज भड़ई मूड़ालवई, मुंज भड़ई मूड़ालवई, जुब्बड़ गयु न झूरी, जुब्बड़ गयु न झूरी, अजय शक्कर सय खंड थिय तो इस मीठी चूरी। मुंज भड़ई मूड़ालवई, जुब्बड़ गयु न झूर, अजय शक्कर सय खंड थिय तो इस मीठी चूरी। यहाँ पे कहा जा रहा है, मुंज कहता है मृणालवती से, क्या कह रहा है देखिए कि मुंज भड़ई, यानी मुंज बोलता है, मूड़ालवई यानी मृणालवती से बोलता है। क्या बोल रहा है? जुब्बड़ गयु न झूरी, गए हुए यौवन को मत पछता, जुब्बड़ गयु न झूर, आपका जो तुम्हारा जो यौवन चला गया है उसको देख के मत पछता। क्यों नहीं पछताना है? जय शक्कर सय खंड थिय तो इस मीठी चूर, यदि शर्करा के 100 खंड हो जाएं तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। अगर हम गुड़ लेते हैं, गुड़ को तोड़ देते हैं, या शक्कर लेते हैं, शक्कर को तोड़ देते हैं, कई खंड में तोड़ देते हैं और इतना लेंगे तो उसका मीठापन नहीं जाता है। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। मुंज भड़ई मूड़ालवई, जुब्बड़ गयु न झूर, अजय शक्कर सय खंड थिय तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को न पछता, यदि शर्करा के 100 खंड हो जाएं तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। आगे उदाहरण दिया जा रहा है। जामति पच्छई संपजई, जामति पच्छई संपजई, सामति पहली होय, जामति पच्छई संपजई, सामति पहली होय, अब मुंज भड़ई मूड़ालवई, मुंज भड़ई मूड़ालवई, बिघन बेड़ई कोय। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जामति पच्छई संपजई, यानी जो मति या बुद्धि पीछे से प्राप्त होती है,
जामति पच्छई संपजई, यानी जो मति या बुद्धि पीछे से प्राप्त होती है, सामति पहली हुए। तो मुंज कहता है कि वह यदि वो पहले आ जाता है, जो मति हमें बाद में मिल रही है, जो बुद्धि हमें बाद में मिल रहा है, वो यदि पहले मिल जाता तो मुंज भड़ई। मुंज कहता है मूड़ालवई, हे मृणालवती, विघ्न न बेढ़ई कोई, तो विघ्न किसी को न घेरे। फिर से इसे देख लीजिए, जामति पच्छई संपजई, सामति पहली होई, अब मुंज भड़ई मूड़ालवई, अब विघ्न न बेढ़ई कोई। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है हे मृणालवती, विघ्न किसी को न घेरे। आगे कहा गया है, बाह भी छोड़ भी जी हाँ, बाह भी छोड़ भी जी हाँ तुह, हऊ ते वही का दोष, यठिया जय नीस रही, जाड़ो मुंज सरोस। बाँ छुड़ाकर तू जाता है, यानी बाँ बिछोड़ बीजी है तू, यानी बाँ छुड़ाकर तू जाता है, तो हऊ तेवई का दोष, वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। बाँ छुड़ाकर तू जाता है, वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। फिर से देख लीजिए, क्या दोष है, क्या हर्ज है। बाह भी छोड़ भी जी तुह, हऊ ते वही का दोष। बाह छुड़ा के यदि जाता है तू, तो फिर हम भी वैसे ही जा रहे हैं, इसमें दोष क्या है, इसमें क्या हर्ज है। आगे देखिए, यठिय जय नीस रही, यानी हृदय से यदि निकले तो मैं जानू, जाड़ू मुंज सरोस, तो मैं जानू कि मुंज रूठा है, यानी हमारे अंदर से जब ये निकलेगा तब मैं जानूंगी कि मुंज जो है वो रूठा है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, बाह भी छोड़ भी जीवा तू, हऊ ते वही का दोष। बाह छुड़ा कर तू जाता है, तो वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। ही यठी जय नीस रही, यानी हृदय से यदि निकले, ही यठी जय नीस रही, यानी हृदय से यदि निकले, जाड़ो मुंज सरोस, तब मैं जानू कि मुंज रूठा है। एक और उदाहरण देख लीजिए, एव जम्मू नगूहम गिव, एव जम्मू नगूहम गिव, अभड़ सिर खगुन भगु, एव जम्मू नगूहम गिव, अभड़ सिर खगुन भगु, तिखा तुरी न मारिया, तिखा तुरी न मारिया, गोरी गली न लगू, गोरी गली न लगू। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एव जम्मू नगूहम गिव, यानी यह जन्म जो है वो व्यर्थ गया, यह जन्म जो है वो व्यर्थ गया। भड़ सिर खगुन भगु, न सुभटों के सिर पर खड्डक टूटा और न तेज घोड़े से जाए। तिखा, अब देखिए, भड़ सिर खगुन भगु, न सुभटों के सिर पर खड्ग टूटा, तिखा तुरी न मारिया, न तेज घोड़े सजाए, तिखा तुरी न मारिया, न तेज घोड़े सजाए, और गोरी गली न लगू, और न गोरियां सुंदरी के गले लगा। आगे शुक्ल जी बताते हैं, फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। अब इसके आगे हम लोग जैनाचार्य मेरुतुंग जी को देखा, अब इसके आगे शुक्ल जी विद्याधर के बारे में बताते हैं। विद्याधर, इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद्र, इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। यहाँ शुक्ल जी बता रहे हैं कि विद्याधर नाम के एक कवि हैं जो कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था।
ग्रंथ का पता नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि प्राकृत पिंगल सूत्र मिलते हैं और वो पिंगल सूत्र बताते हैं कौन सा है, जैसे भ भज्जीय बंगा भंगु, भ भज्जीय बंगा भंगु, कलिंगा तेलंगा रण मुत्ति चले, मरहट्ठा धिट्ठा लग्गिय कट्टा, सोरठ्ठा भ पापले, चंपा रण कंपा पब्ब, झंपा उत्थि उत्थि जीव हरे, काशी सरराड़ा की औ पाड़ा, काशी सरराड़ा की औ पाड़ा, बिचाहर भड़ मन तिवरे। यदि विद्याधर को सामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए, यानी उस समय के कवि माना जाता है, तो विद्याधर जी को हम विक्रम की 13वीं शताब्दी के कवि मानते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। साथ में पुनः मैं कहूंगी कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।